देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में कुछ जनरल टर्म्स पढ़े थे, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो देखो इन क्वेश्चंस में देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से, इसमें कह रहा है कि देयर इज अ कैरियर ट्रेन विच इज 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन। तो देखना ध्यान से, सपोज हम ये एज्यूम कर लें कि ये ट्रेन की पोजीशन है और ये स्टेशन है और ट्रेन का डिस्टेंस स्टेशन से दिया हुआ है 100 किलोमीटर्स, ठीक है। और ये कांस्टेंट स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर से टुवर्ड्स स्टेशन जा रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है एट दिस इंस्टेंट अ फास्ट बर्ड फ्रॉम इट्स इंजन फ्लाइज टुवर्ड्स द स्टेशन एट 100 किलोमीटर पर आवर नेट स्पीड। मतलब एक बर्ड है, ठीक है ना, और ये बर्ड 100 किलोमीटर पर आवर से कांस्टेंट स्पीड से टुवर्ड्स स्टेशन फ्लाई करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हेन द बर्ड गेट्स टू द स्टेशन इट टर्न्स बैक एंड फ्लाइज अगेन टुवर्ड्स द ट्रेन। व्हेन इट रीचेस द इंजन इट अगेन टर्न्स एंड हेड टुवर्ड्स द स्टेशन। मतलब ये है कि जो बर्ड है ये स्टेशन और ट्रेन के बीच में बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, ठीक है। कब तक? जब तक कि वो ट्रेन स्टेशन नहीं पहुंच जा रही है। तो हमें इसमें बताना है कि उस बर्ड ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और इसके लिए उसके नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने थे, ठीक है। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में ये बर्ड मान लेते हैं कि इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, दिस मोमेंट इज टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 0 पे ये टुवर्ड्स स्टेशन पहुंची, ये उसका पाथ हो गया। यहां से जब वो टर्न होगी और वापस पीछे आएगी, ध्यान रखना जब वापस पीछे आएगी तो वो स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं आएगी। स्टार्टिंग पॉइंट तक इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ट्रेन भी उतने टाइम में कुछ आगे पहुंच गई होगी। तो जब वो सेकंड वाला टर्न लेगी तो उसका ट्रिप थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर यहाँ से वापस गई, फिर वापस गई। तो इस तरह से तुम देखोगे तो इसके जो टर्न्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और फाइनली वो जब ट्रेन वहां पहुंचेगी स्टेशन पे तब वो भी रुक जाएगी, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा हमें ये कैलकुलेशन करना है सबसे पहले कि टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच स्टेशन। ट्रेन को जो है स्टेशन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड दी हुई है 70 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से हो जाएगा 10/7 आवर्स, ठीक है। और एक बात ये बताओ कि जो बर्ड की स्पीड है, बर्ड की स्पीड दी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर, क्या ये कांस्टेंट स्पीड है? और ये बताओ कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम लोग सीधे सीधे क्या स्पीड इनटू टाइम नहीं लिख सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम लोग सीधे सीधे स्पीड ऑफ बर्ड इनटू टाइम टेकन लिख सकते हैं कि बर्ड कितनी देर के लिए फ्लाई कर रही है। तो बर्ड उतनी ही देर के लिए फ्लाई कर रही है जितनी देर वो ट्रेन को पहुंचने में लगेगा, और बर्ड की स्पीड कितनी है 100, तो सीधे सीधे 100 इंटू 10/7 कर देंगे, तो ये 1000/7 किलोमीटर आ जाएगा। तो क्या ये अप्रोक्सीमेटली 143 किलोमीटर आ जाता है? ये बताओ। ये टाइम तो बर्ड वो ट्रेन का है सर स्टेशन पहुंचने का। बट ट्रेन जब तक स्टेशन पहुंच रही है तभी तक तो बर्ड चल रही है, सोचो ध्यान से। लेकिन सर तो स्पीड उसकी बर्ड की तो ज्यादा है उससे, ट्रेन से। अरे तो स्पीड ज्यादा है तभी तो बर्ड ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया। बर्ड ने ट्रेवल किया 143 किलोमीटर और ट्रेन ने ट्रेवल किया 100 किलोमीटर। ठीक है सर सर। क्लियर है? 142.8 समथिंग आ रहा है तो 143 हो हाँ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं। और नंबर ऑफ ट्रिप्स जो होंगी ना वो इनफाइनाइट होंगी। यस सर यस। इसमें कोई डाउट है किसी को, या ये बात समझ में आ गई? सर क्यों इनफाइनाइट होगी सर, कभी तो होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो हम किसी बॉल को अगर h हाइट से ड्रॉप करते हैं ग्राउंड पे बॉल को, तो बॉल के अगर पूछा जाए कि बॉल कितनी क्यों? बार ग्राउंड से टकराई, तो कितनी बार टकराई तो वो इनफाइनाइट होगा। लेकिन अगर हमको ये निकालना हो कि बॉल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है तो वो टोटल डिस्टेंस फाइनाइट होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट होता है अगर उसका कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो। मालूम है, पढ़ा है ना?
यस सर। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, धीरे धीरे उसका पाथ जो है वो कम होता जा रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स जो होंगी वो इनफाइनाइट बनेंगी, नंबर ऑफ ट्रिप्स इनफाइनाइट बनेंगी, लेकिन उन ट्रिप्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो फाइनाइट हो रहा है। बट सर जो 10/7 आवर्स दिया है सर, इतने टाइम के बाद तो सर जो बर्ड है वो भी फ्लाई करना बंद कर देगी ना। बंद कर देगी, लेकिन धीरे धीरे जो पाथ है वो छोटा होता जा रहा है। अब जब पाथ छोटा होता जा रहा है और बर्ड की स्पीड ज्यादा है, तो लास्ट में क्या होगा ना, बहुत तेजी से ट्रिप्स कंप्लीट होंगी। भाई कितने ट्रिप लगा रही है, वो ट्रिप कैसे निकालोगे? ट्रिप का मतलब होगा डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड। तो वो जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बहुत रिड्यूस होती जा रही है। जब डिस्टेंस बहुत रिड्यूस हो जाएगी तो लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी ट्रिप्स कंप्लीट होंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का ही क्वेश्चन है, बट आंसर इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, सर इसमें जो टाइम निकला है वो ट्रेन से 10/7 आवर्स जो निकले हैं वो ट्रेन स्टेशन तक पहुंचने में लेगी। करेक्ट। फिर जो हमने बर्ड की निकाली उसमें डिस्टेंस ट्रेवल, उसमें स्पीड तो बर्ड की थी, लेकिन फिर टाइम हम लोगों ने ट्रेन का क्यों लिया? क्योंकि बर्ड कितनी देर मूव कर रही है ये बताओ, बर्ड कितनी देर अप एंड डाउन मोशन कर रही है? जब तक ट्रेन स्टेशन तक नहीं पहुंच जाएगी। तो मतलब टाइम तो दोनों का सेम ही हुआ ना। हाँ। थोड़ा विजुलाइज करने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आसान है, बट हाँ क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि क्या हो क्या रहा है। और कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्सीमेटली 84 के आसपास आना चाहिए। सर 85। हाँ मतलब अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा, बताना है मुझे ये। बता दी। देखो जैसे बता दिए। देखो ध्यान से, एथलीट स्टार्ट्स रनिंग along a circular track 50 meter radius at a speed 5 meter per second in clockwise direction। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वो सर्कल हो गया, इसका रेडियस दिया हुआ है 50 मीटर, और वो एथलीट सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है t = 0 पे। तो t = 0 पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का मतलब होगा किधर जा रहा होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, और इसकी स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है फॉर 40 seconds। Then the athlete reverses its direction and runs in anti-clockwise direction at 3 meter per second for 100 seconds। At the end, how far around the track is the runner from starting point? तो ये बताओ सबसे पहले तो कि 40 seconds में वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा, निकाल पाएंगे? यस सर, स्पीड इनटू टाइम 200 मीटर 100 मीटर आ जाएगा। ट्रेवल्ड इन 40 seconds। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 40 seconds को हम लोग लिख देते हैं एस, सपोज S1 लिख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 5 × 40 यानी 200 मीटर। अब ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ये सर्कल के अलॉन्ग हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, एंगल कवर्ड निकाल लेते हैं। निकाल सकते हैं एंगल कवर्ड? तो एंगल कैसे लिख सकते हैं? एंगल को लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो ये हो जाएगा 4 रेडियन आएगा। 4 रेडियन का मतलब कितना डिग्री हुआ लगभग लगभग? 4 × पाई 4 × pi/180 228 approximately। हाँ, पाई बाई 228 approximately। रेडियन में है ना, सॉरी रेडियन में। तो 4 × 180 डिवाइडेड बाई पाई करना होगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 229 डिग्री आ रहा है। बोलो, तो 229 का मतलब हुआ ये अगर पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है, तो देखो मैं अप्रोक्सीमेटली बना देता हूँ, तो ये यहाँ आ गया, मान लेते हैं पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे आ रहा है ये। ठीक है,
और इस एंगल को मैं नाम देता हूं, सपोज ये पूरा एंगल है θ1, ये मैंने जो निकाला है θ1, ठीक है। अब बी पे आने के बाद फिर क्या कर रहा है, ये अपना डायरेक्शन रिवर्स कर दे रहा है। डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जा रही है, इसकी स्पीड हो जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड हो रही है फॉर 100 सेकेंड। तो फिर से निकालते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 100 सेकेंड्स, 300 मीटर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 300 मीटर। इसका मतलब वो ये है कि वो पॉइंट ए को भी क्रॉस कर जाएगा और 100 मीटर और ऊपर निकल जाएगा, करेक्ट। तो एंगल कवर्ड को इस बार हम लोग θ1 प्लस θ2 लिख देते हैं। तो ये एंगल कवर्ड θ1 तो आ ही जाएगा, θ1 से एक्स्ट्रा कितना आएगा, तो एक्स्ट्रा आएगा 100/50, यानी कि ये बनेगा θ1 प्लस 2 रेडियन, और 2 को रेडियन में 2 रेडियन बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 229 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, यानी 114 डिग्री के आसपास, यानी θ1 प्लस 114 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ए तक तो आ ही रहा है वो, और पॉइंट ए तक आने के बाद वो यहाँ तक आ रहा है पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट सी है, और ये वाला जो एंगल है ये θ2 एंगल है। θ2 मतलब ये वाला एंगल 114 डिग्री। सर हाँ बोलो। सर इसमें सर हम लोगों ने एंगल माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि सर पहले वो क्लॉकवाइज जा रहा है फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो सर माइनस करना देखो, अभी चाहिए हमने कुछ निकाला ही नहीं, अभी तो हम जो सिचुएशन है वो बना रहे हैं, अभी कुछ निकाला कहाँ है ये बताओ। तो सर ये θ1 प्लस θ2 क्यों किया? क्लॉकवाइज लिया है, दूसरी बार एंगल θ1 प्लस θ2 एंटी क्लॉकवाइज लिया है, अभी कुछ निकाला ही नहीं है, अभी पता नहीं क्यों तुमको दिक्कत हो गई, तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया है, जो सिचुएशन है वो दिखाई है अभी सिर्फ। अच्छा माइनस और ठीक। प्लस की बात तब आएगी ना जब हम कुछ कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। यस ठीक। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब पूछा हुआ है एट द एंड हाउ फार अराउंड द ट्रैक इज द रनर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें फाइनली जो निकालना है वो ये निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस AC कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट से वो कितना दूर है। तो कैसे निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस, बताएगा कोई? सर डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस तो सर्कुलर पाथ के अलोंग होगी ना, ये तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट हाउ फार का मतलब होगा कि ट्रैक से स्टार्टिंग पॉइंट से वो डिस्प्लेसमेंट बनेगा। ये नहीं बोला है कि डिस्टेंस निकालो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो भाई। पॉइंट कितना दूर है ये अगर बताना है हमको, तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट बताना है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ध्यान से देखना, तो ये आधा एंगल θ/2 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r sin θ2/2, और इसी तरह से ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा r sin θ2/2। तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट कितना डिस्टेंस हो जाएगा उसका, तो ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट जो उसका डिस्टेंस होगा वो होगा 2r sin θ2/2। देख लो कितना आएगा, 2 into r, r का मतलब 50 है, और sin θ2/2 देख लो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, sin 57 डिग्री है, चाहो तो 57 को 53 ले लो, तो ये 100 sin 53 हो जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर्स लिख दो, खत्म, 80 मीटर्स कर दो आंसर उसमें, क्या ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर्स हो जाएगा आंसर। देखो अब बताओ क्या डाउट है। बताइए ये साइन की वैल्यूज कैसे निकाल, साइन किसकी वैल्यू, 57 आ साइन 57 को मैंने साइन 53 ले लिया है अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा अंतर नहीं होगा ना। साइन 53 डिग्री 4/5 होता है। यस सर। नहीं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, और कोई तरीका थोड़ी ना है। नहीं वहाँ तो कैलकुलेटर नहीं यूज करते हैं सर। तो
वहां ऐसा वैल्यू नहीं आएगा ना, क्यों परेशान हो? ठीक है सर। आएगा तो उसकी वैल्यू दी होगी। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। सर इसमें एक चीज नहीं समझ आई सर, अराउंड अ ट्रैक पूछा है तो सर ये कैसे पता करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कह रहा है? भाई तुमसे ये पूछा गया कि ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर है, तो तुम क्या बोलोगे? उसने ये तो पूछा नहीं कि ये पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस कवर्ड क्या है। डिस्टेंस कवर्ड वर्ड का मतलब अलग होता है। पूछा हुआ है कि ए पॉइंट बी पॉइंट से कितना दूर है, या ए पॉइंट सी पॉइंट ए पॉइंट से कितना दूर है, तो क्या आंसर दोगे? कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तुम, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई है, एट द एंड हाउ फार अराउंड द ट्रैक इज द रनर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट बढ़ू आगे। यस सर। नेक्स्ट इसका आंसर 24 मीटर आना चाहिए। सर ये वाला नहीं आ रहा, आप बता दीजिए। Two ships 1 and 2 move with constant velocities 3 and 4 along two mutually perpendicular straight tracks towards the intersection point O। तो देखो सबसे पहले जो लिखा है वो समझो। कह रहा है कि दो शिप हैं और वो दोनों पॉइंट O की तरफ जा रहे हैं। पॉइंट O क्या है? पॉइंट O उन दोनों के ट्रैक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये शिप 1 हो गया, ये शिप 2 हो गया। शिप 1 की स्पीड दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड और शिप 2 की स्पीड दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये जो इनके ट्रैक्स हैं वो परपेंडिकुलर ट्रैक्स हैं। ठीक है। इसके बाद कह रहा है एट t इक्वल टू 0 शिप्स वर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस 120 एंड 200। मतलब शिप 1 जो है वो 120 मीटर है ओ पॉइंट से, और शिप 2 जो है ये 200 मीटर है फ्रॉम ओ पॉइंट। ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स बिकम द शॉर्टेस्ट एंड व्हाट इज इट इक्वल टू। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट कब होगा। तो देखो ये मान लेते हैं कौन सा सिचुएशन है, t इक्वल टू 0। तो मुझे ये बताओगे कि t टाइम में कितना ट्रेवल करेंगे? क्यों भाई? t टाइम में s1 कितना ट्रेवल करेगा? ये डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस 3t होगा? इसी तरह से t टाइम में शिप 2 कितना ट्रैवल करेगा? तो ये डिस्टेंस ध्यान से देखो तो 4t होगा। अब अगर दोनों के डिस्टेंस, दोनों की पोजीशन आ गई आफ्टर टाइम t, तो मुझे ये बताओ कि t टाइम पे दोनों के बीच का डिस्टेंस l अगर निकालना है तो l क्या बनेगा बताओगे? l स्क्वायर बता दो क्या बनेगा? l स्क्वायर बनेगा 120 माइनस 3t होल स्क्वायर प्लस 200 माइनस 4t होल स्क्वायर। बताओ पहले यहाँ तक, ये लाइन यहाँ तक बताओ क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, बताइए। बस अब हमें क्या करना है? अब हमें इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। तो फंक्शन को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इसको हम डिफरेंशिएट करके 0 कर सकते हैं। तो हम l को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, l स्क्वायर को कर दे रहे हैं, क्योंकि l मिनिमाइज करना है का मतलब होगा l स्क्वायर मिनिमाइज करना है। तो चाहो तो l स्क्वायर को y ले लो, तो निकालो dy अपॉन dt। क्या आएगा बताओ? क्या आएगा 2 120 माइनस 3t, और फिर माइनस 3t का करेंगे तो माइनस t, माइनस 3 बचेगा, एंड प्लस 200 माइनस 4t और आ जाएगा माइनस 4 इक्वल टू कर दो इसको 0। तो देखो यहाँ से t कितना निकल के आता है। सॉल्व करो इसको, थोड़ा सा करो अपने आप। t का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो 46.4 सेकेंड्स आएगा। तो हमें टाइम पता चल गया है। और मिनिमम डिस्टेंस कैसे आएगी? तो l मिनिमम की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ, अब इसमें वैल्यू रख दो 120 माइनस 3t होल स्क्वायर प्लस 200 माइनस 4t होल स्क्वायर। ये t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो ये 24 मीटर आ जाना चाहिए। तो ये सेकंड आंसर हो गया। कैलकुलेशन तो चलो ठीक है थोड़ा सा इसमें, बट
अदर देन कैलकुलेशन कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। ओके ठीक है। हालांकि जो मिनिमम डिस्टेंस हम लोगों ने निकाली है, इसको निकालने का हम लोग एक और मेथड देखेंगे, बट वो मेथड चैप्टर के एकदम लास्ट में आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह जब हम लोग पढ़ लेंगे तब। बट ये भी सीधा सीधा मेथड है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट का आंसर दिया हुआ था 25.75 आ रहा है। एक सेकेंड वेट करो जरा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये आंसर आ रहा है 25.75? यस सर, हेलो यही आ रहा सर। है। सर ये प्रीवियस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। हाँ बताओ। सर उसमें जो टाइम आ रहा है 46.4 सेकेंड, हाँ तो सर इस कंडीशन में तो जो हमारा मतलब सर जो शिप 1 होगा हाँ वो तो पॉइंट ओ को क्रॉस कर जाएगा। हाँ, तो कर जाने दो, उससे क्या मतलब है। बट होल स्क्वायर करा है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा ना इसका। वो तो ठीक है सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताना है मुझे। नो सर, आ गया। आ गया सर। सर एक बार बस ऐसे हिंट दे दीजिए सर, थोड़ा सॉल्व नहीं हो रहा आंसर लास्ट। इसमें कह रहा है कि 2 बाइसिकल राइडर्स मेड अ 30 किलोमीटर ट्रिप इन द सेम टाइम। ठीक है। साइक्लिस्ट ए ट्रेवल्ड नॉन स्टॉप एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब उसमें कह रहा है कि दोनों को टाइम सेम लग रहा है, तो टाइम ऑफ साइक्लिस्ट ए निकालें अगर, टाइम ऑफ साइक्लिस्ट ए, तो साइक्लिस्ट ए का टाइम हो जाएगा 30 किलोमीटर का उसका ट्रिप है और 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, तो यहाँ से टाइम निकालोगे तो आ जाएगा 1.5 आवर। और देखो यही टाइम होना चाहिए दूसरे वाले साइक्लिस्ट का भी, क्योंकि दोनों को टाइम सेम लग रहा है। अब कह रहा है कि दूसरा वाला जो है वो 20 मिनट का एक लंच ब्रेक भी ले रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए ट्रैवल सर करने के लिए। इसमें सब कुछ तो सही है सर, समझ में आ रहा है। बट सर प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये कहा दिया हुआ है कि दोनों एक ही साथ पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पे। ये किसने कहा? इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा। ये लिखा क्या हुआ है, इस लाइन का जब क्या ऐसा मतलब? होगा तभी तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पहली लाइन का क्या मतलब है, जरा मुझे समझाओ। मतलब सिर्फ सेम टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया है। अच्छा, अच्छा इन द सेम टाइम, ठीक है सर, मतलब सेम टाइम पे होगा, ठीक है सर। टाइम लेफ्ट फॉर साइक्लिस्ट बी कितना हो जाएगा। अब 1.5 आवर में से 20 मिनट्स हटा दो, तो एक तरह से हो जाएगा 1.5 में से 20 मिनट्स का मतलब है 20/60 आवर्स हटा दो, तो देखो क्या बचेगा। 3/2 माइनस 1/3, 7/3 आवर्स बचा। तो एवरेज स्पीड ऑफ बी अगर निकालें तो 30 किलोमीटर की ट्रिप है और उसको 7/3 से कवर करनी है, तो ये 90/7 बन रहा है। नहीं, 7/6 है, 7/6, तो 7/6 का मतलब हो गया 180/7। तो देख लो ये 25.75 किलोमीटर पर आवर आएगी। यस सर आ रही है, मैंने टाइम को ऐड कर दिया था सब 1/2। भाई 20 मिनट्स उसने वेस्ट किए लंच ब्रेक में, तो उसके पास जो ट्रैवल करने का टाइम है वो कम हो गया ना। हाँ ठीक है सर।
नेक्स्ट सर ये नहीं आया। ठीक है, देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ए लोकेटेड ऑन अ हाईवे एज शोन वन हैज टू रीच बाय कार एज सून एज पॉसिबल टू पॉइंट बी लोकेटेड इन द फील्ड। तो ये समझ लो फील्ड है और ये हाईवे है, ठीक है। और एट ए डिस्टेंस एल, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है बी पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एल दिया हुआ है हाईवे से। तो इट इज गिवन दैट कार वेलोसिटी डिक्रीजेस इन द फील्ड एन टाइम। मतलब कहने का ये है कि अगर हाईवे पे कार की स्पीड v है, तो अगर कार फील्ड में चलेगी तो फील्ड में कार की स्पीड जो है वो v बाई एन हो जा रही है। तो हमें ये बताना है कि कौन से पॉइंट पे उस कार को टर्न लेना चाहिए जिससे कि वो मिनिमम टाइम में पहुंचे। क्वेश्चन पहले समझ में आया क्या कह रहा है? पॉइंट ए से उसको पॉइंट बी पहुंचना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से पॉइंट पे वो हाईवे में टर्न ले, हाईवे से को छोड़ दे जिससे वो बी पॉइंट पे मिनिमम टाइम पे पहुंचे, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो निकालना है हमको, हम वही एज्यूम करते हैं। अब हमें निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम डी कार, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट डी कार मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे इनटू द फील्ड फॉर मिनिमम टाइम। तो हम एक काम करते हैं, यहां से एज्यूम कर लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे उसको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। x डिस्टेंस पे ऐसा करना चाहिए उसको। तो वैसे देखो x डिस्टेंस पे अगर उसको करना है तो सपोज कर लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कुछ और ले लेते हैं। ये x ले लिया है, ये l ले लिया है, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग सपोज d ले लेते हैं, लेट से, ठीक है। तो अब ये देखो कार को टाइम कितना लगेगा, तो टाइम उसको a से c और टाइम इसको c से b लगेगा, लगेगा ना। अब a से c तक का जो डिस्टेंस है वो उसने हाईवे पे कवर किया है, तो हाईवे पे उसका डिस्टेंस कवर्ड है d माइनस एक्स, और ये हाईवे का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो v स्पीड से हो रहा है, तो अपॉन v कर देंगे। और c से b तक का जो टाइम लगेगा, अब देखो c से b तक का डिस्टेंस कितना आएगा, तो cb स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cb की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये जो cb डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इसको कवर करनी है v अपॉन एन से, और हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है टाइम का ये मिनिमम हो। तो अब मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में। सर मिनिमाइज कर देंगे, मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो इसको हम dt अपॉन dx को जीरो करेंगे। तो dt अपॉन dx निकालते हैं जरा, क्या आएगा। तो देखो ये बचेगा, इसका मतलब ये आएगा 1 अपॉन वी अलग कर लो, d का डेरिवेटिव 0 हो गया, बचेगा -1, फिर प्लस, फिर से n अपॉन वी अलग कर लो, n अपॉन वी, और अंडर रूट में है तो आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2x और एल स्क्वायर का आएगा 0, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो तुम्हें यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करके निकालना है, देख लो, कर लो सॉल्व एक बार, कैलकुलेशन करो अपने आप, क्या बताना है इसमें। x का वैल्यू निकालना है सॉल्व करके। x का वैल्यू l अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर -1 आना चाहिए। बताओ कहाँ डाउट है, ये क्लियर है। ये सर क्लियर है, आगे आंसर।
आ रहा है आंसर? यस सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट पढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन फर्स्ट वाले में आंसर डी आना चाहिए, कर लिया होगा ये भी। यस यस Yes, सर, sir. हो गया। ठीक है, और इससे नीचे वाले में आंसर बी आना चाहिए। हो गया सर। यस सर। हो गए दोनों? यस। वेरी गुड। यस सर। सर एक बार ऊपर वाला देख लीजिए। हाँ क्या बताना है इसमें? इसमें सीधे सीधे बोल सकते हैं, देखो कार्स स्टार्ट एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि हर 30 सेकेंड्स पे कार चल रही हैं, एवरी 30 सेकेंड्स, और उनकी स्पीड दी हुई है 60। अब जब वो बीच में थी रास्ते में, तब बैड वेदर की वजह से उनको अपनी स्पीड रिड्यूस करनी पड़ी, तो हर एक को स्पीड रिड्यूस करनी पड़ी 40। तो अब पूछा है कि जब वो पहुंच रही होंगी तो कितना गैप के साथ पहुंच रही होगी। तो ऐसे बताओ कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कार्स कितना होगा? तो वो डिस्टेंस वही होगा जो 60 किलोमीटर पर आवर से 30 सेकेंड्स में कवर होगा। बताओ, और बाद में यही डिस्टेंस कवर होगा 40 से। तो ऐसे बोल सकते हैं न्यू टाइम इंटरवल while reaching, तो न्यू टाइम इंटरवल while reaching t डैश हो जाएगा डिस्टेंस d अपॉन न्यू स्पीड। तो डिस्टेंस d ऐसे ही लिखा रहने दो, 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 30 सेकेंड्स, और इसमें डिवाइड कर देते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट्स भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये तुम देखोगे तो 45 सेकेंड्स आ जाएगा। सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हो गया ना सेकंड वाला। सर थोड़ा सा ऊपर का 1 मिनट और दिखा दीजिए। 1 मिनट। वी न्यू इज इक्वल टू, सर ये आपको वी न्यू कहाँ से मिला? क्वेश्चन से मिला, सर जो ये लिखा हुआ है। सर बेटा आपकी आवाज नहीं आती है बेटा, अक्सर अक्सर डिस्टरबेंस बहुत होता है, आवाज नहीं आती है। फिर अब आ- ठीक है, नेक्स्ट वाला भी ओके। यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर थ्योरी में, और नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा एवरेज एक्सीलरेशन एंड
instantaneous acceleration, average acceleration and instantaneous acceleration. ठीक है, तो देखो एक्सीलरेशन का बेसिक मतलब है कि एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, अगेन एवरेज जो वर्ड होगा वो डिफाइन होगा फॉर एन इंटरवल और इंस्टेंटेनियस वर्ड डिफाइन होगा फॉर अ मोमेंट. और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम एवरेज एक्सीलरेशन में इंटरवल ऑफ टाइम को अगर हम रिड्यूस करके टेंडिंग टू जीरो कर दें तो वही इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी बन जाएगा. ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस और एवरेज में बस इतना ही सा फर्क है, इंटरवल ऑफ टाइम का फर्क है. तो देखो एवरेज का क्या डेफिनेशन है, नीचे लिखना पहले. एवरेज एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे चेंज इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और नीचे आएगा टाइम टेकन. ठीक है, चेंज इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसको हम लिखेंगे डेल्टा वी वेक्टर और अपॉन टाइम टेकन हो गया डेल्टा टी. चाहो तो डेल्टा वी वेक्टर को भी हम लोग और प्रिसाइजली लिखें तो इसको लिख देते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी. तो अल्टीमेटली तुमको जो ध्यान रखना है एवरेज एक्सीलरेशन वो यही है, एवरेज एक्सीलरेशन इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एंड डेल्टा वी का मतलब है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी. अब देखो ध्यान से, इसमें ये है, इसमें गड़बड़ ये होती है कि इसमें डायरेक्शन निकालने में हम लोग अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं. ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग ये बोलते हैं कि सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं तो बेसिकली ये एक तरह का एडिशन ही है, रिजल्टेंट ही है. हम लोगों को वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल का रिजल्टेंट निकालना है. एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे समझा देता हूँ. जैसे मान लो कि कह रहा है कि अ कार इज मूविंग at 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट. ठीक है, और फिर कह रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड इट इज मूविंग at 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ. तो हमें निकालना है देन फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन. ठीक है, हमें एवरेज एक्सीलरेशन विथ डायरेक्शन निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी. तो करोगे ट्राई पहले आप? यस सर. एक देखो इसके लिए क्या करो, इस क्वेश्चन में पहले क्या करो, इसके दोनों वेलोसिटीज बना लेते हैं. कार इज मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट. तो देखो एक वेक्टर हम लोग बना लेते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे वी इनिशियल, और वी इनिशियल दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट मैंने बना लिया. और फाइनली कहाँ जा रहा है, तो फाइनली ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ. तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी वो है 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ. इन दोनों वेक्टर्स को बनाने में कोई प्रॉब्लम है? अब हमको निकालना है डेल्टा वी. तो डेल्टा वी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. तो देखो इसका मतलब ये होगा कि वी फाइनल में हमको ऐड करना है माइनस वी इनिशियल. ठीक है, तो वी फाइनल कहाँ है, तो वी फाइनल बना लो. ठीक है, ये रहा वी फाइनल, और वी फाइनल में हमको ऐड करना है माइनस वी इनिशियल. अब देखो वी इनिशियल वेस्ट की तरफ है तो माइनस वी इनिशियल किधर हो जाएगा,
तो देखो माइनस वी इनिशियल जो है वो ईस्ट की तरफ हो जाएगा और हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हैं, जो भी ठीक लगे। तो वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल का जो रिजल्टेंट है वो ये वाला वेक्टर आएगा और इस वेक्टर को हम लोग बोल देंगे डेल्टा वी वेक्टर। इसका लेंथ निकालना हो तो क्या करेंगे, लेंथ हो जाएगा इसका अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रूट 13 बनेगा ना। तो डेल्टा वी की वैल्यू आएगी 10 रूट 13 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए, तो एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब होगा कि डेल्टा वी में से हमें डेल्टा टी डिवाइड कर देना है। तो 10 सेकेंड दिया हुआ है तो ये आंसर आ जाएगा रूट 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एंगल अगर थीटा लिख दें तो हम लोग लिखेंगे थीटा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, थीटा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। थीटा क्या होगा, तो अगर tan थीटा की वैल्यू निकालें तो 3/2 आ जाएगी। ये कंप्लीट आंसर बनेगा। देखो क्लियर है या नहीं, दिस इज द कंप्लीट आंसर। तो इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है एवरेज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में, खास तौर पे तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं करना, डायरेक्शन निकालना सीधा सीधा है। वी इनिशियल दिखाओ, वी फाइनल दिखाओ, और वी फाइनल में हमको ऐड करना है माइनस वी इनिशियल। तो वी इनिशियल हमको दिया है वेस्ट में, माइनस वी इनिशियल किधर हो गया, ईस्ट में। तो माइनस वी इनिशियल और वी फाइनल दोनों को मैंने पैरेललोग्राम से ऐड किया हुआ है। क्लियर है प्रोसेस? इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए लग सकती है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा रहे हो भाई? देखो तो सबसे पहले तो मैं एक बात ये बोलूंगा कि आप लोगों ने जो कुछ पढ़ रखा है ना उसको शिफ्ट डिलीट कर दो तुरंत अपने दिमाग से, ठीक है? जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आपको वो दोबारा फ्रेश स्टडी करनी है। ठीक सर। और सर आप डिलीट करा दीजिए सर, ये क्यों नहीं लग सकता सर, बता दीजिए। हाँ, यहाँ पे क्यों नहीं लग सकती है इक्वेशन? अभी तो मैंने कुछ बात ही नहीं करी उस इक्वेशन के बारे में भाई। सर उससे आंसर नहीं आ रहा है इसलिए। हाँ सर उससे आंसर नहीं आया इसलिए। क्या तुमने अप्लाई किया हुआ है? सर पहली वाली इक्वेशन। पहली वाली इक्वेशन कौन सी? b बराबर u प्लस 80। हाँ वही तो लिखा है। तुमने v और u की वैल्यू क्या रखी है? अच्छा उस सर 30-20। और डायरेक्शन कहाँ गया? हाँ वही समझ गए सर। ठीक है, तो ये तो हो गया एवरेज एक्सीलरेशन। नेक्स्ट नीचे सर वो इक्वेशन अप्लाई होती है। बेटा आप कई लोगों की आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही मुझे, अभी भी जो बोला है मुझे नहीं समझ में आया। शाम क्या बोला आपने? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब होगा कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन के ही एक्सप्रेशन में अगर हम डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दें तो देखो जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करेंगे तो डेल्टा टी बन जाएगा डी टी और इसी तरह से डेल्टा वी बन जाएगा डी वी। तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। देखो ध्यान से, ए वेक्टर बनेगा डी वी अपॉन डी टी और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, नीचे इसमें लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में अब हम लोगों ने जैसे वेलोसिटी वेक्टर को लिखा था, वेलोसिटी वेक्टर को लिखा था वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, याद है ना? वी एक्स था एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी एक्स था एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वी वाई था
y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अगर हमने वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो अगर हम यहाँ से a वेक्टर निकालें तो a वेक्टर का मतलब होगा dv वेक्टर अपॉन dt, तो ये हो जाएगा इक्वल टू dvx अपॉन dt i कैप प्लस dvy अपॉन dt j कैप, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप। तो मुझे बताओ कि ये ax और ay क्या कहलाएंगे? ax और ay क्या है? सर x कंपोनेंट As ऑफ component of वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं है, x कंपोनेंट ऑफ acceleration. एक्सीलरेशन। और ये हो जाएगा y कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है ना? एक्सीलरेशन का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और अगर हमको कंपोनेंट पता है तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। बताते जाना कहीं डाउट है तो। क्लियर है ना ये पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में देखो, जब हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं, ध्यान से समझना, ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी के अंदर ध्यान से देखो तो क्या मैग्नीट्यूड भी होता है और वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी होता है? बताओ, वेलोसिटी के अंदर क्या क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, Magnetic direction. डायरेक्शन भी है। अच्छा देखो, अगर पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब होगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल चेंज इफ एक्सीलरेशन इज नॉन जीरो। करेक्ट? अब ये तो सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला कि वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। करेक्ट? अगर पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, मुझे ये बताओ। डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो, या दोनों में से कुछ भी चेंज हो? कुछ भी चेंज हो सर दोनों में से। हाँ, सर दोनों में से कुछ भी चेंज हो सर। दोनों में से कुछ भी चेंज हो तो क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस सर बोलेंगे। इस बात का मतलब भी समझते जाना ध्यान से, खाली रटना नहीं है। मतलब पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल अगर डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड का स्पीड चेंज नहीं करता है, तो भी हम बोलेंगे कि पार्टिकल के अंदर एक्सीलरेशन है। और अगर पार्टिकल डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, उसकी स्पीड घट बढ़ रही है, तो भी हम बोलेंगे कि पार्टिकल के अंदर एक्सीलरेशन है। यानी कि एक्सीलरेशन के दो काम हैं। एक्सीलरेशन का एक काम है मैग्नीट्यूड चेंज करना और एक्सीलरेशन का दूसरा काम है डायरेक्शन चेंज करना। यस सर। दोनों में से कोई भी काम अगर करेगा एक्सीलरेशन, तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन है। मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, दोनों चेंज हो, या दोनों में से कोई एक चेंज हो, मींस देयर इज सम नॉन जीरो एक्सीलरेशन। अब देखो है क्या, अब जब देखा गया इस चीज को स्टडी करने के लिए कि एक्सीलरेशन के दो अलग अलग काम आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट और डायरेक्शन वाला पार्ट, तो अपने कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए क्या किया गया, एक्सीलरेशन के इन दोनों काम को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है? यानी कि एक्सीलरेशन का वो पार्ट, एक्सीलरेशन एक वेक्टर है, वेक्टर की सबसे बड़ी खास बात ये हो सकती है कि हम वेक्टर के टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है? उन टुकड़ों को ही हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो क्या किया गया कि जो एक्सीलरेशन है उसके दोनों काम डिवाइड कर दिए गए। हमने कहा कि भाई एक्सीलरेशन के दो टुकड़े हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन। एक कंपोनेंट एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और दूसरा कंपोनेंट एक्सीलरेशन का जो क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो उन दोनों टुकड़ों के नाम भी अलग अलग दे दिए गए। देखना ध्यान से कैसे। Radial, tangential. इसको x इसमें लिखेंगे x the component of acceleration which changes magnitude of velocity is called tangential acceleration, is called tangential acceleration, और उसको हम लोग AT से डिनोट करते हैं। एंड सिमिलरली the component
of acceleration which changes direction of velocity is called radial, or normal acceleration, और इसको हम लोग AR से डिनोट करते हैं। AR भी लिख देते हैं और कई बार AN भी लिख देते हैं, N फॉर नॉर्मल, ठीक है ना। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन बोलो या रेडियल एक्सीलरेशन बोलो, मतलब दोनों का सेम है, ठीक है। अब नीचे लिखना ध्यान से कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बताना इस लाइन में कोई डाउट है तो। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को और क्या बोलते हैं, बताओ। सर स्पीड बोलते हैं, करेक्ट। तो ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को मैथमेटिकली अगर लिखना है तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि डी ऑफ मॉड वी अपॉन डी टी, या फिर सिंपली डीवी अपॉन डी टी। ये बताओ, ठीक है। तो ये हो गया 80। और जो रेडियल एक्सीलरेशन है, रेडियल एक्सीलरेशन AR is equal to v square by r, where v is speed and r is radius of curvature। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हम अभी देखेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ये भी अभी आगे बताते हैं। फिलहाल सिर्फ अभी नोट कर लो। सर हाँ सर, हर बार मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड थोड़ा ना लिख सकते सर। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि सर वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, स्पीड के केस में डिस्टेंस लेते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं है तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड कैसे हो यहाँ सकती पे है? जो बात चल रही है वो इंस्टेंटेनियस की चल रही है सारी की सारी। जब भी हम बोल रहे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी ds आता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी ds आता है। तो ds वेक्टर और ds की वैल्यू सेम होगी ना, इंटरवल अगर छोटा है तो। यस सर, ठीक। ठीक है यहाँ तक। अब पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, क्या है दोनों का मतलब। बेटा शुक्ला जी, आपकी तो आवाज ही नहीं, तो आप तो कुछ पूछो ही नहीं आज, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। किसी को आ रही है तो बताओ भाई। अब जैसे मान लो कि पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये पाथ कैसा है, कर्व्ड पाथ है। तो अगर पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे चल रहा है तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड v है, ये है स्पीड, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है वो मैं समझा रहा हूं। देखो पार्टिकल जब भी किसी पाथ पे चल रहा है, अगर वो पाथ स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर तुम कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट लोगे तो वो स्ट्रेट बनेगा। स्ट्रेट बनेगा तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है, मतलब उस पॉइंट में टर्निंग एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेट है मतलब टर्निंग एबिलिटी बिल्कुल नहीं है। टर्निंग एबिलिटी नहीं है का मतलब है कि रेडियस इनफाइनाइट है। लेकिन अगर पार्टिकल मुड़ रहा है, पाथ मुड़ रहा है, तो मुड़ने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जो कर्व रखे हुए है, उस कर्व का रेडियस कितना बनेगा। तो उसके लिए करते क्या है, हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और देखते हैं कि वो छोटा सा एलिमेंट कौन से सर्कल का पार्ट है।
किसी ना किसी सर्कल का पार्ट वो जरूर होगा, किसी ना किसी सर्कल का वो पार्ट जरूर होगा। तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो कौन से सर्कल का पार्ट है, तो वो जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल के रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसे पार्टिकल इस पॉइंट पे टर्न हो रहा है तो इस पॉइंट पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये इसका रेडियस r बनेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर पार्टिकल सीधे जा रहा है और हम चाहते हैं कि पार्टिकल का स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए फोर्स किधर की तरफ लगाओगे ये बताओ? मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए फोर्स को तुम वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगाओगे, और अगर हमें उसको मोड़ना है तो मोड़ने के लिए जो फोर्स लगाओगे वो उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाओगे। जैसे इमेजिन करो कि तुम एक थ्रेड से एक छोटा सा स्टोन बांध के घुमाओ सर्कल में, ठीक है, तो जब हम उस स्टोन को घुमा रहे होते हैं उस सर्कल में, तो वो जो स्ट्रिंग में टेंशन है यानी कि जो फोर्स है वो तुम ध्यान से सोचो तो क्या पार्टिकल का जो पाथ है उसके परपेंडिकुलर लगता है। उस एक्सीलरेशन को, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रेडियल फोर्स, और वो फोर्स जो एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा उसको बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। यानी मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर जाएगा, और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग जाएगा। मतलब ये जो नाम पड़े हैं टेंजेंशियल और नॉर्मल, ऐसा क्यों पड़ा है? क्लियर है ये बात? बताओ सर 1 मिनट रुक जाइए। एक्सीलरेशन के 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है उसको बोल रहे हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और एक कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है उसको बोल रहे हैं रेडियल एक्सीलरेशन। और AT और AR इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं A टोटल। A टोटल या इसको सिंपली A लिखते हैं, और इस A टोटल की जो वैल्यू है वो बनेगी अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, क्योंकि अभी भी AT और AR जो है ये परपेंडिकुलर तो है ही ना, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो है ही है, देखो ध्यान से। और यहाँ पे जो R मैंने लिखाया हुआ है, R इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ध्यान से, पहले इतनी बात बताओ यहाँ तक। सर अभी आपने बताया कि ये जो चीजें हम लोग एक्सेलरेशन के लिए ले रहे हैं हाँ वो सब इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए है। हाँ, तो सर इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमेशा इन्फिनिटी होना चाहिए अगर इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए ले रहे हैं तो। इन्फिनिटी तो देखो तब हम बोल सकते हैं जब हम उस पाथ को बहुत टेंडिंग टू जीरो कर रहे हैं। अभी टेंडिंग टू जीरो नहीं, क्योंकि पार्टिकल मुड़ तो रहा ही है ना, कि नहीं मुड़ रहा है? ये बताओ। मुड़ रहा है सर। हाँ, तो मुड़ रहा है, तो फिर मुड़ रहा है तो वो कर्व थोड़ा सा बन रहा है, तो वो जो थोड़ा सा कर्व बन रहा है थोड़े से ड्यूरेशन के लिए, उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है सर, हमको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि मतलब ठीक है अगर हम लोगों ने मतलब एकदम टाइम टेंडिंग टू जीरो नहीं किया, थोड़ा सा टाइम लिया क्योंकि वो टर्न कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो सर हम लोग ऊपर मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी को स्पीड कैसे लिख सकते हैं सर? वो कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा ना सर वो सब। नहीं, उस पॉइंट की वेलोसिटी को तो लिख सकते हैं ना, उस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो स्पीड हमेशा ही बनेगा ना, तो बाय डेफिनेशन है। वेलोसिटी में डायरेक्शन हटा दोगे तो क्या बचेगा? स्पीड ही तो बचेगा। नहीं सर, नहीं आया। देखो तुम ऐसा इतना गहराई में एकदम सोचोगे ना तो तुम्हें फिर जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिजिक्स में इंटरवल कैलकुलस, यही कैलकुलस है बेटा, तो कैलकुलस तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। कैलकुलस में इंटरवल ऑफ टाइम छोटा करते हैं तो पहले उसको बड़ा करके वैल्यू एनालाइज करते हैं, फिर उसको टेंडिंग टू जीरो करके बोल देते हैं, वहां पे पॉइंट आएगा ये। अच्छा ठीक है। क्योंकि आर्क तो बनी रही है ना वहां पे। यस सर।
और डिस्टेंस Okay. भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ऑलमोस्ट सेम कहना dt टाइम के लिए सही है, लेकिन वो जो डिस्टेंस है वो है तो कर्व पे ना, तो उस कर्व पे है इसलिए रेडियस लिखा हुआ है। अच्छा अब ये रेडियस ठीक है। की जो वैल्यू है ये हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी। वो कर्व जितना फ्लैटन होगा रेडियस उतना ही इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। सर हाँ सर ये रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r आया कहाँ से? मैंने अभी बोला था, तुम ध्यान से सुनते नहीं हो क्या? मैंने बोला कि अभी हम ये फॉर्मूला प्रूफ करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी लिखा रहने दो थोड़ी देर के लिए। ओके सर। सर थोड़ा ऊपर की स्लाइड दिखाएंगे क्या? स्क्रीनशॉट लेना है सर। इसको ले लिया है सर, सर ऊपर वाला कह रहे थे। आप जो है बाद में वीडियो से क्यों नहीं लेते हो स्क्रीनशॉट? या तो आप साइमल्टेनियसली लिखा करो, अननेसेसरी का टाइम वेस्ट होता है इससे, चलिए ठीक है सर, आगे बढ़े। है ना? वीडियो डाल देता हूँ मैं ऑलरेडी, उस पे ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, फिर से पढ़ लो। समझ लो यहाँ पे ध्यान से एक एक चीज, बस उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में क्लियर है। इसके बाद थर्ड पॉइंट एक देखना ध्यान से। अब मुझे एक बात ये बताओ कि अगर लिखा हुआ है डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, तो इसको क्या पढ़ोगे तुम? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ना? हाँ, ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। यस बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर लिखा हुआ है मॉड ऑफ डीवी बाई डी टी, तो इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बोलो, यानी कि ये ए टोटल है एक तरह से, ए टोटल या ए जो भी लिखना चाहो, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है डी ऑफ मॉड वी अपॉन डी टी, इसको क्या पढ़ोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एटी। ठीक है। देखो इधर हो गया सपोज वेलोसिटी, इधर हो गया सपोज एक्सीलरेशन, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ही हो। अगर पार्टिकल कर्व पे चल रहा है तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी कहीं भी हो सकते हैं। तो देखो एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, यानी ये, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है उसको क्या बोलेंगे? रेडियल एक्सीलरेशन। पुरानी बात मैं लिख रहा हूँ, बताना कोई डाउट है तो। AT की वैल्यू को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? A डॉट V अपॉन मॉड V। ये बताओ ये कैसे लिखा है? क्लियर है? सर ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी है ना? हाँ, वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है ये, ठीक है। और अगर हमें AT को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसके वैल्यू में डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करना होगा। और डायरेक्शन किसका लेना होगा इसमें?
डायरेक्शन लेना होगा हमें वेलोसिटी का, यानी कि v वेक्टर अपॉन मॉड v वेक्टर। ये बताओ, ये भी क्लियर है? फिर अगर हमें AR निकालना हो तो AR को हम लोग निकाल सकते हैं। अगर खाली वैल्यू निकालनी हो तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर, और अगर AR हमको वेक्टर में निकालना है तो वेक्टर में AR का मतलब हो जाएगा A वेक्टर में से AT वेक्टर माइनस कर दो। ये भी दोनों क्लियर है? बताओ। यस सर। सर ये जरूरी है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमेशा v के अलोंग ही होगा। अब देखो, अगर वो v के अपोजिट होगा ना, यानी कि जब थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूस होगी, तो उस वक्त जब तुम डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ना a डॉट v, तो वो अपने आप निगेटिव आ जाएगा। तो मैथमेटिकली तो हम लोग ये लिख ही सकते हैं, बट वो जो माइनस साइन है वो उसमें ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाएगा जब थीटा ऑब्ट्यूस होगा। यस सर। याद है ना, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूस। यस सर। यस इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, वो अपने आप आ जाएगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो यही बना सकते हैं हम। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, ये जरा बताना ध्यान से। जैसे मान लो ए पार्ट में अगर हमसे कहेगा कि मॉड ऑफ dv बाई dt इक्वल है d ऑफ मॉड v अपॉन dt के, और ये इक्वल है 0 के, तो बताओ कि पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा होगा? स्ट्रेट लाइन, कर्व, वेरिएबल स्पीड या कांस्टेंट स्पीड? सर कांस्टेंट स्पीड है, मतलब कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट वेलोसिटी होगी इनफैक्ट। और कांस्टेंट वेलोसिटी होगी सर। कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, यानी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये है टोटल एक्सेलरेशन और ये है टेंजेंशियल। तो अब ये बताओ कि टोटल और टेंजेंशियल आपस में इक्वल कब हो सकते हैं? तो टोटल और टेंजेंशियल तो तभी इक्वल हो सकते हैं जब रेडियल वाला 0 हो, और ये दोनों भी 0 हैं। इसका मतलब है कि टोटल एक्सेलरेशन ही पूरा 0 का 0 ही हो गया। ठीक है ना? तो ये जो मोशन बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये मोशन अपने आप ही यूनिडायरेक्शनल भी हो गया। क्यों भाई? फिर बी पार्ट में बताना कि d मॉड v अपॉन dt नॉट इक्वल है मॉड ऑफ dv बाई dt नॉट इक्वल है d मॉड v अपॉन dt के, विच इज इक्वल टू 0। तो ये कैसा मोशन होगा? कैसा मोशन होगा ये? सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर कैसे बता? वन एग्जांपल ओनली। ठीक है ना? इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है, लेकिन रेडियल एक्सीलरेशन 0 नहीं है। बट रेडियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वो सब नहीं मालूम ना। तो हम लोग सिंपली ये बोलेंगे कि ये जो मोशन है, ये मोशन हो रहा है मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, और ये मोशन हो रहा है अलोंग अ कर्व। लेकिन वो कर्व जो है वो सर्कल है, सर्कल नहीं है, वो थोड़े ना बता पाएंगे। कोई भी कर्व पे मोशन हो अलोंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो ये सिचुएशन बनेगी। और बताते जाना। जैसे लिखा हुआ है डी वी अपॉन डी टी का मॉड इक्वल है डी वी अपॉन डी टी के, एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये मोशन कैसा होगा?
सर स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये है मोशन विथ वेरिएबल स्पीड अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन विथ वेरिएबल स्पीड अलोंग स्ट्रेट लाइन हो रहा है ये। बताओ कोई डाउट है किसी को? तो कैसे लिखा ये? और डी ऑप्शन में डी मॉड वी अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू mod of dv by dt not equal to d mod v upon dt and not equal to 0। तो इसमें at भी है और ar भी है, तो हम इसमें बोलेंगे मोशन विथ वेरिएबल स्पीड along a curve। बट अगेन वो कर्व सर्कल भी हो सकता है और सर्कल नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरा मकसद यहाँ पे ये दोनों टर्म समझाने का था। ये दोनों टर्म क्या है? सर इस इक्वेशन को पढ़ते कैसे सर? किसको मतलब कि कैसे पढ़ते हैं? अभी मैंने इसके पैसे यही तो बोला कि तुम उसको पढ़ोगे क्या? नहीं वो तो ठीक है सर, जो नीचे सर करिए एक बार स्क्रॉल। हाँ सर जैसे ये लिखा है मॉड ऑफ डीवी वेक्टर बाय डीटी इज इक्वल टू, थर्ड वाले में डी ऑफ मॉड वेक्टर बाय डीटी इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं होगा क्या कि मतलब पहली वाली चीज दूसरी वाली चीज के इक्वल है? अरे ये लिखा हुआ है ए टोटल, ये लिखा हुआ है 80, तो ए के बराबर है और नॉन जीरो है। तो अगर ए और 80 बराबर हुए तो इसका मतलब होगा ना कि ए आर 0 है। अच्छा ठीक सर, यस ठीक है, ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट लिखना, व्हाट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सुना होगा ये, क्या होता है? वैसे बोल सकते हैं कि इट इज रिलेशन बिटवीन x, y, z coordinates or it is the path along which particle moves। ठीक है ना, एक तरह से बोल सकते हैं कि इट इज सिंपली इक्वेशन ऑफ पाथ। एक्स वाई जेड में जो रिलेशन है उसी को हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, देन 6th पॉइंट में किसी भी पाथ का अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है और अगर हमें पाथ इक्वेशन पता है तो उसका भी एक तरीका है। देखो जैसे पार्टिकल अगर कर्व पे चल रहा है, तो जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ds बोलते हैं तो भाई। और देखो ध्यान से, तो इस ds को क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि dx और dy और dx का ये रिजल्टेंट है, यानी ds को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर
प्लस डी वाई स्क्वायर। बताओ, लिख सकते हैं? और अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए थीटा, तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ध्यान से, ये भी ठीक है। तो देखो, अगर हमें डी एस अपॉन डी थीटा चाहिए, क्योंकि रेडियस का मतलब क्या होगा? क्यों भाई, रेडियस को हम लोग लिख सकते हैं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग लिख सकते हैं आर्क अपॉन एंगल ट्रेवर्स्ड, आर्क अपॉन एंगल ट्रेवर्स्ड। तो ये एक तरह से डी एस अपॉन डी थीटा होगा। मतलब पार्टिकल जो है यहां से यहां गया अगर, तो उसने ये एंगल कितना ट्रेवल किया? डी थीटा। तो डी थीटा एंगल घूमा, तो ये जो डी थीटा एंगल है, डी एस अपॉन डी थीटा अगर करेंगे तो क्या हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा? और डी एस अपॉन डी थीटा को देखो, अगर हम डी एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या, डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं इसको। या फिर इसी को हम लोग डी एस अपॉन डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं। देखो, अब dx अपॉन डी एस कितना हो जाएगा? तो dx अपॉन डी एस की वैल्यू देखो, ऊपर ds हमको पता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। और डी थीटा अपॉन डी एक्स कैसे आएगा? तो देखो, डी थीटा अपॉन डी एक्स निकालने के लिए इसको ऐसे लिख लो कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू ऊपर से निकाल दी, tan इनवर्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मुझे बताओगे कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 plus x square। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ। और फिर चेन रूल से डी वाई अपॉन डी एक्स पे पहुंचेंगे, तो वो हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। और इसको ऊपर ले जाओ तो देखो, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2 और अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ये एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला प्रूफ हो गया है, जो तुम्हें याद रखना है आगे। प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना कैसे यूज करना है। अगर हमें कर्व दिया हुआ है और उस कर्व का किसी पॉइंट पे रेडियस फाइंड करना है, तो वो हमें रेडियस निकालने के लिए उस कर्व का डी वाई अपॉन डी एक्स लगेगा, जो कि डिफरेंशिएट करके हम लोग निकाल पाएंगे, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लगेगा, जिसको फिर से हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा। तो वो दोनों उठा के यहाँ रख देंगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियस आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं पहले।
क्वेश्चन है a particle is moving along circular path with constant speed v as shown. So during its motion from A to B, find. तो हमें फाइंड करना है ए पार्ट में एवरेज वेलोसिटी, बी पार्ट में एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड फिर आगे लिखेंगे इफ थीटा टेंड्स टू 0, या फिर ऐसे कर लो show that limit theta tends to 0, average acceleration is equal to v square by r. Also show that limit theta tends to 0, average acceleration is equal to v square by r. देखो करो ट्राई इसको, ठीक है, इसको तुम लोग अटेम्प्ट करना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस कर लेंगे, अभी मेरा फिर से लेक्चर है, ठीक है। और होमवर्क के लिए क्वेश्चंस में कुछ और डाल दूंगा, हालांकि हम लोगों ने क्लास में आज एग्जांपल्स कम ही किए हैं, बट आप लोग ट्राई करना, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे वो सारे एग्जांपल्स। ओके सर। ठीक है ना, मतलब बेसिक थ्योरी की जो पॉइंट्स है वो सारे मैंने बता दिए हैं, बट हाँ क्वेश्चन में थोड़ा और बताना पड़ेगा, बट आप लोग पहले ट्राई कर लेना, उसमें क्या है, ठीक है। आप सेंड कर दीजिए क्वेश्चन। हाँ मैं शाम अभी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी देर बाद शाम तक कर दूंगा, 4 बजे तक कर दूंगा। ठीक है।